हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन की 8 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर सोलर पीवी मॉड्यूल्स एंड वाइट गुड्स। देखो गाइस, हम काफी बार पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है क्या। ये हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए इस स्कीम को लेके आया हुआ है, सो दैट जो इन्वेस्टर्स हैं हम उनको क्या कर सके, एनकरेज कर सके कि आप हमारी इंडिया में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उनमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, अभी किस किस के है, सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए और व्हाइट गुड्स के लिए। ठीक है, व्हाइट गुड जैसे एयर कंडीशनर हो गया, जो एलईडी लाइट्स हो गई। फाइन, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी सेल्स। आप सबको पता होगा इंडिया की जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा कम है, और उसमें भी हम जो सोलर पीवी सेल्स की इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, किस पे, चाइना पे। फाइन, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपनी जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स में हाई एफिशिएंसी मैन्युफैक्चरिंग को अचीव कर सके। कैपेसिटी कितनी, गीगावाट में। फाइन, आउटले, इसका जो आउटले होगा वो नियर अबाउट 4,500 करोड़ होगा। इसमें जो पीएलआई होगा वो डिस्पर्स किया जाएगा 5 साल के लिए, सो दैट हम सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को क्या कर सके, स्टार्ट कर सके ऑन सेल्स ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल। फाइन, इसके अलावा आप सबको पता है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि जो भी सोलर कैपेसिटी एडिशन है वो प्रेजेंटली किस पे डिपेंड करती है, वो सोलर पीवी सेल्स, वो मॉड्यूल्स जिनको हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। फाइन, इससे हम क्या बेनिफिट एक्सपेक्ट करें, हम बेनिफिट एक्सपेक्ट करें कि एडिशनल 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी हम क्रिएट कर सकते हैं ऑफ इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इसके अलावा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी नियर अबाउट 17,200 करोड़ की इस सेक्टर में, दैट इज इन सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा नियर अबाउट 30,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और इनडायरेक्ट नियर अबाउट 1,20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। फाइन, इसके अलावा हम हर साल क्या करेंगे, 17,500 करोड़ को मतलब कि बचा सकते हैं। मतलब कि इंपोर्ट से जो हम इतने पैसे खर्च करते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और कहीं और हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऑफकोर्स इससे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाएंगे, सो दैट हम सोलर पीवी मॉड्यूल्स में हाईयर एफिशिएंसी अचीव कर सकें। ठीक है, अब जरा हम ये देखते हैं व्हाइट गुड्स में क्या है। सिंपल बात ये कि हम क्या कर सकते हैं, अपने इंडिया को एक कंप्लीट कंपोनेंट इकोसिस्टम बना सके और इंडिया को एक इंटीग्रल पार्ट बना सके ग्लोबल सप्लाई चेन का। फाइन, इसका जो आउटले होगा वो 6,000 मतलब 238 करोड़ रुपए का इंसेंटिव। मतलब सिंपल बात ये कि जो भी गुड्स यहाँ पे हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे उनकी सेल को हमारा बढ़ाना है। मतलब कि सबको ऑफकोर्स सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओगे, और उस मैन्युफैक्चरिंग में हम जो इंसेंटिव देंगे 4% या 6% तक देंगे 5 साल के। ठीक है, हमारा नीड क्या है, हमारी नीड यही है कि हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सकें। और वो कैसे बनाएंगे, जो भी इंडिया में जो डिसेबिलिटीज है उनको रिमूव करके और उनकी इकोनॉमी को और एफिशिएंसीज को और ज़्यादा बढ़ा के, एनहेंस करके। फाइन, बेनिफिट की एक्सपेक्ट करें। ऑफकोर्स इससे हमारा क्या कह रहा है कि जो एग्जिस्टिंग वन है जैसे एसी, एलईडी इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ रेट है उसको और ज़्यादा अचीव करना, अचीविंग ग्रोथ रेट दैट आर मच हाइयर देन एग्जिस्टिंग वन फॉर एसी एंड एलईडी इंडस्ट्री। इसके अलावा हमें कंप्लीट कंपोनेंट इकोसिस्टम बनाना और एक ग्लोबल चैंपियन मैन्युफैक्चरिंग बनाना इंडिया। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे किसमें, इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम 4 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो पीएलआई स्कीम से हर सेक्टर में क्या हो रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई टू बाय ₹1 लाख करोड़ एज अ जी सिक्योरिटी अंडर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। राइट, तो ये जो न्यूज है हमारी इकोनॉमी में कब होगी। अभी आपको पता ही है जी सिक्योरिटीज क्या होती है, ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ये आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू बोरो मनी। मतलब सिंपल बात है, आपको पता है जी सिक्योरिटी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू नहीं कर सकती, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, मतलब कि 1 साल से कम के लिए होते हैं। ठीक है, तो आरबीआई इसे इशू करता है किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, अगर उसे मनी चाहिए, मनी उसको बोरो करनी। ठीक है, आरबीआई ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, टू पुट इन प्लेस ऑफ बॉन्ड मार्केट GSAP1 फॉर ऑर्डरली इवोल्यूशन ऑफ अ यील्ड कर्व इन द फाइनेंशियल ईयर 2020। देखो, अब आपको सबसे पहले पढ़ते हैं GSAP होता क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। मतलब कि हम क्या करें, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी उनको एक्वायर करें। ये एक तरह का अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, जो एक तरह को OMO की तरह है। मतलब जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो कन्वेंशनल होता है, लेकिन जो GSAP है ये अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल होता है। इसका एम भी ये कि लिक्विडिटी क्रिएट करना। ठीक है, हाई वो जो OMO होता है उसमें आरबीआई क्या करता है, अपनी अकॉर्डिंग, मतलब कि जब उसका मर्जी करता है तो वो OMO ऑपरेट कर सकता है, लेकिन GSAP में एक एडवांस्ड कैलेंडर इशू करना होता है। फाइन, मतलब कि OMO में क्या आरबीआई की अपनी मर्जी होती है, जबकि GSAP में उसको एडवांस कैलेंडर इशू करना होता है। अब आपको ये पता होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, सिंपल होता है, इसमें आरबीआई और जो बैंक्स होते हैं, सॉरी गवर्नमेंट होती है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ सॉरी आरबीआई होती है और जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं,
आपस में एक दूसरे की सिक्योरिटीज को खरीदते रहते हैं और क्या करते रहते हैं, पैसे को उधार पे देते हैं। ठीक है, OMOs कंडक्टेड किए जाते हैं RBI के द्वारा। इसमें क्या होता है, तो जी सिक्योरिटीज को सेल और परचेज किया जाता है मार्केट से। ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है कि लिक्विडिटी बनाना मार्केट में, ठीक है, या फिर जो भी रुपी है उसको और ज्यादा एडजस्ट करना इन ऑन अ ड्यूरेबल बेसिस। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जिसका जी सिक्योरिटी एक्विजिशन करो। देखो इसमें भी हम क्या करें, सिक्योरिटी का एक्वायर करें। OMO में भी हम क्या करें, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी का सेल या परचेज करें। ठीक है, बात दोनों में एक है, लेकिन बस नाम बदल दिया। और क्या है उसमें कि उसमें एडवांस क्लाइंट इशू करना पड़ता है, जबकि OMO को RBI जब मर्जी कर सकता है। फाइन, बेनिफिट क्या है, ये लिक्विडिटी सपोर्ट गारंटी करती है मार्केट पार्टिसिपेंट को। इससे हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी और जी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी फ्रॉम ग्लोबल अनसर्टेनिटी। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर को क्राउडिंग आउट का जो डर रहता है वो प्रिवेंट होगा, मतलब कि हमें डर रहता है कि कहीं प्राइवेट सेक्टर अपनी इन्वेस्टमेंट जो उसमें कर रखी है वो अपनी बाहर से मतलब कि विड्रॉ ना कर ले, तो ये जो टेंशन है वो हमारी प्रिवेंट होगी। इसके अलावा हम गवर्नमेंट को लो कॉस्ट पे बोरिंग दे सकते हैं और इससे अलावा जो पेंडेमिक रिलेटेड जितनी भी एडवर्सिटीज हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो हेल्थ के हो। ठीक है, इसके अलावा रिसेंटली RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें क्या किया, इंटरेस्ट रेट को कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, ये आई थिंक आपने पढ़ा होगा, सुबह सुबह न्यूज में था। RBI ने अपनी कोई भी इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं किया और एकोमोडेटिव स्टैंस को मेंटेन करा मॉनेटरी पॉलिसी में। आप देख सकते हो स्टैंस का मतलब क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। फाइन, एक होता है हॉकी स्टैंड। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को चेक करते हैं। अभी जैसे हमने 4% का टारगेट रखा है, ±2% का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हॉकिंस स्टैंस में क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए क्या कहते हैं, हॉकिंस स्टैंस का मतलब होता है हाई इंटरेस्ट रेट टू लोअर द डोमेस्टिक डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल बात क्या है, हाँ, सो सिंपल बात ये कि हॉकिंस स्टैंस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट इतने हाई रखते हैं सो दैट अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो लोग लोन नहीं ले पाएंगे, और अगर लोन नहीं ले पाएंगे तो क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आएगी, तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो कम रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्फ्लेशन को चेक करते हैं। डोविस स्टैंस में क्या होता है, ये इस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को उल्टा लो करते हैं सो दैट हम गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को बढ़ा सकें। ठीक है, इसमें उल्टा है, हम इसमें क्या करेंगे, जानबूझ के इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे, कम रखेंगे सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, बैंक से पैसा लें और फिर गुड्स एंड सर्विसेज में वो पैसा खर्च करेंगे और डिमांड बढ़ेगी। फाइन, एकोमोडेटिव इजी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, ये जब होता है जब RBI क्या करता है, अपनी ओवरऑल मनी सप्लाई को एक्सपेंड करता है सो दैट वो इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, जब इकोनॉमी को बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो रहा है, जैसे अभी आप इसमें किया था, कब किया था, कोविड के ड्यूरिंग। फाइन, मतलब काफी ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसीज लेके आता है। ठीक है, न्यूट्रल में क्या होता है, इसमें न्यूट्रल नाम से समझ में आ रहा है, इसमें जो पॉलिसीज रेट होते हैं ना ही इंक्रीज करते हैं और ना ही डिक्रीज करते हैं। फाइन, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू स्टार्ट सप्लाइंग फर्स्ट मेड इन इंडिया न्यूमोनिकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टू सेंटर। ये जो हमारी न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी देखो ये जो किसके लिए होगा, ये वैक्सीन निमोनिया के लिए, तो ये पहली बार इंडिया में खुद डेवलप किया गया है। किसके लिए, इन द फील्ड ऑफ निमोनिया। जो निमोनिकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है वो क्या करेगा, निमोनिया का जो मतलब कि बहुत ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन होते हैं उनके अगेंस्ट काम करेगा। ये इन्फेक्शन कब होते हैं, जब निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से आपकी बॉडी में इलनेस हो जाती है, जैसे निमोनिया, सेप्टिसेमिया या फिर मेनिंजाइटिस। ठीक है, निमोनिया आपको पता ही होगा ये आपकी लंग्स को इफेक्ट करता है, इसमें आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल हो जाती है। एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है दैट अफेक्ट द लंग्स। निमोनिक सिंगल लार्जेस्ट इन्फेक्शियस डिजीज है जिसका बहुत मतलब जिसकी वजह से बहुत लोग मरते हैं, चाहे वो चिल्ड्रन हो, इवन की मतलब चिल्ड्रन तो सबसे ज्यादा मरते हैं, इवन की सीनियर सिटीजन पे बहुत ज्यादा मरते हैं। फाइन, निमोनिया वेरियस इन्फेक्शन से हो सकता है, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगल हो। मोस्ट कॉमन होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, एक हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप भी होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो सकता है, कफ, स्नीज या फिर ब्लड के थ्रू भी हो सकता है। कॉन्जुगेट वैक्सीन एक तरह का सब्सटेंस होता है जिसके अंदर पॉलीसैकेराइड होता है, मतलब और पॉलीसैकेराइड आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स शुगर्स होता है किसी बैक्टीरिया के सरफेस में। इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर पॉलीसैकेराइड एंटीजन होता है जिसको हम फ्यूज करते हैं टू अ करियर मोलेक्यूल। ठीक है, इससे क्या होता है, इस वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जो मोस्टली जो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है उनमें पॉलीसैकेराइड को अटैच किया जाता है डाइप्थीरिया या टेटनस टॉक्साइड प्रोटीन से। ठीक है, ये जो इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये उन मतलब जो आपका इम्यून सिस्टम है वो इन प्रोटीन्स को पहचानता है और आपकी बॉडी में और ज्यादा जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। फाइन, तो सिंपल बात है, आपकी इम्यूनिटी को और बढ़ाता है। नेक्स्ट न्यूज है, डिपॉजिट लिमिट ऑफ पेमेंट बैंक्स टू बी डबल टू 2 लाख, ऐसा RBI ने बोला है। इकोनॉमी में ये कवर होगी, आपको पता ही होगा अभी जैसे पेटीएम बैंक्स है, पेमेंट बैंक से मैं 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिट नहीं रख सकते। ठीक है, इसका एम ये है कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को और ज्यादा फर्दर मतलब इंकरेज करें और लोगों की पेमेंट मतलब बैंक्स की ज्यादा से ज्यादा लोग असेस करें पेमेंट बैंक्स की और उनकी नीड्स को पेमेंट बैंक ज्यादा यूजर की नीड्स को पूरा कर सके। तो इसलिए क्या किया, ये काम इस स्टेप लिया जाए। ठीक है,
पेमेंट बैंक एक तरह का नॉर्मल बैंक की तरह ही होती है, लेकिन एक नॉर्मल बैंक की तरह फुल फ्लैश सर्विसेज नहीं देते। मतलब कि ये आपके करंट डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, या ना ही इसमें कोई भी सेविंग बैंक डिपॉजिट नहीं होता किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है। पेमेंट बैंक्स आर अलाउड, सॉरी, इनको मतलब कि करंट डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, सेविंग बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, स्मॉल बिजनेसेस एंड अदर एंटिटीज, ये सब इनमें परमिशन है, ठीक है। अब आप देख सकते हो पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में क्या डिफरेंस है। ये हमने अभी भी पढ़ा क्योंकि हमारी पीटी 367 इकोनॉमी में चल रही है। इसमें प्रोमोटर्स कौन हो सकते हैं, कौन पेमेंट बैंक को स्टार्ट कर सकते हैं, प्रीपेड कार्ड इशूअर, टेलीकॉम कंपनीज, एनबीएफसीज, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, सुपरमार्केट चेंज होगी, कॉर्पोरेट हो गया, रियल एस्टेट सेक्टर कॉर्पोरेट से या पीएसयूज होगी, ये सब क्या कर सकते हैं, पेमेंट बैंक को स्टार्ट कर सकते हैं। इनके फंक्शन क्या होते हैं, मिनिमम कैपिटल में 100 करोड़ होनी चाहिए, इसके 26% इन्वेस्टमेंट इंडियंस के द्वारा होनी चाहिए, इनकी तो नेटवर्थ होनी चाहिए एटलीस्ट 500 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, 25% जो इनकी ब्रांचेस है वो ऐसे एरियाज पे होनी चाहिए जहाँ पे बैंक्स नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आप जो डिपॉजिट कर सकते हो, एक बंदा वो 1 लाख तक ही करता है, हाउएवर इसको अभी बढ़ा के 2 लाख कर दिया। क्या ये नहीं कर सकता, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता, लोन्स नहीं दे सकता, एनआईडी डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करता, और रेमिटेंसेस, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस को ये कैरी आउट नहीं करता। फाइन। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में क्या होता है, इसको कौन इशू कर सकता है, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल प्रोफेशनल जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो फाइनेंस में, एनबीएफसी में, माइक्रो फाइनेंस या लोकल एरिया बैंक में, ठीक है। इसमें तो मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए वो 100 करोड़ होनी चाहिए, अपने 75% लैंड इसको प्राइवेट सेक्टर को देना, जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक होता है उन्हें 40% अपने जो लोन होता है वो प्राइवेट सेक्टर को देने होते हैं, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% लोन प्राइवेट सेक्टर को देना है, ठीक है। इसकी जो 25% ब्रांचेस होती है वो अनबैंक एरिया में होती है, और इसको कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट मेंटेन करना, जैसे सीआरआर, एसएलआरआर, ये सब इसको मेंटेन करना है। अब ये क्या नहीं कर सकता, ज़्यादा बड़े लोन नहीं दे सकता, फ्लोट सब्सिडरी और ये फाइनेंस जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं इनमें डील नहीं कर सकता। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्चेस द मधु क्रांति पोर्टल एंड द हनी कॉमर्स। देखो ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी, ठीक है, इवन कि हमारा एग्रीकल्चर में भी कवर हो सकती है, ठीक है। मधु क्रांति नाम तो समझ में आ रहा है, इसका इनिशिएटिव है किसका, नेशनल बी बोर्ड का, किसके अंडर, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन में। इस पोर्टल को किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इस पोर्टल को इसलिए डेवलप किया गया सो दैट हम क्या कर सकें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकें, सो दैट हम हनी की सोर्स को, ट्रेसिबिलिटी को अचीव कर सकें, और भी जो बी हाई प्रोडक्ट्स हैं डिजिटल, मतलब कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, मतलब जो मधुमक्खियों के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हनी प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम ट्रेस कर सकें। इससे क्या होगा, हनी में कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है, उसको हम चेक कर सकते हैं, और हनी को ट्रैक कर सकते हैं एंड टू एंड, ठीक है। जैसे आप अपने ऑर्डर को ट्रैक करते हो तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इसको ट्रैक कर सकते हो। हनी कॉर्नर्स को इसलिए बनाया गया सो दैट हम एक नाफेड स्टोर से क्या कर सकते हैं, डेडिकेटेड सेल स्पेस में हनी को सेल कर सकते हैं, सो दैट हम हनी की मार्केटिंग को प्रमोट कर सकते हैं, और भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन है क्या, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाती है, सो दैट हम क्या कर सके, बी कीपिंग को प्रमोट कर सके, डेवलप कर सके, और क्वालिटी हनी को प्रोड्यूस कर सके, और भी इसके अलावा और भी जो भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। इसको इसलिए लॉन्च किया जाता है सो दैट हम बी कीपिंग इंपॉर्टेंस को समझे और अपने स्वीट रिवोल्यूशन के गोल को अचीव कर सके। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है, वो किस लिए था आपको पता ही है, व्हाइट रिवोल्यूशन किस लिए था आपको पता, मिल्क के लिए। तो स्वीट रिवोल्यूशन का एम यही है कि हम क्या कर सके, हनी की इंपॉर्टेंस को और उसके गोल को अचीव करें। इसके अंदर 3 और मिशन है, एक है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट ऑफ वेरियस क्रॉप्स थ्रू पोलिनेशन, पोलिनेशन के थ्रू क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को इंप्रूव करना। इसके अलावा बी कीपिंग और बी हाई प्रोडक्ट्स की पोस्ट हार्वेस्ट मैनेज करना, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जनरेट करना फॉर डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। इसके अंदर ये वर्क करती है इन कोऑर्डिनेशन विद अदर गवर्नमेंट प्रोग्राम या स्कीम्स, जैसे MIDH, RKVI, हनी मिशन ऑफ KVI से, दैट इज द खादी एंड विलेज, MSME, ICEL, इन सबके जो मिशन है हनी मिशन उनके साथ ही कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। करंट स्टेटस क्या है हमारे कंट्री में हनी का, हनी का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है 2013-14 में 76,150 मिलियन टन से 1,20,000 मिलियन टन हो चुका है 2019-20 में, जो कि नियरअबाउट 57.58% इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा जो हनी का एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है कितना, पहले 28,000 मतलब 378 मिलियन टन से कितना हो गया 59,000, इतना कुछ हो गया, जिसका मतलब 109% इंक्रीज हुआ, ठीक है। इसके अलावा 10,000 बी कीपर्स और बी कीपिंग एंड हनी सोसाइटी फर्म्स एक कंपनीज है विद 16 लाख हनी बी कॉलोनीज, उन्होंने खुद को रजिस्टर्ड किया विद द नेशनल बी बोर्ड। फाइन। अब हम देखते हैं कुछ छोटी छोटी न्यूज। E9 इनिशिएटिव क्या है, रिसेंटली क्या है, एजुकेशन। देखो E9 कंट्रीज में क्या होता है, सिंपल है, एक एजुकेशन मिनिस्टर्स की E9 कंट्रीज के, मतलब जो देखो E9 पार्टनरशिप डेवलप हुई थी 1993 में, और इनके मेंबर कंट्रीज कौन है, बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान, ये 9 कंट्रीज है, ठीक है। तो ये 9 कंट्रीज के एजुकेशन मिनिस्टर क्या करते हैं, एक कंसल्टेशन मीटिंग करते हैं कि किस तरह से वो डिजिटल लर्निंग को एक्सेलरेट कर सके
और प्रोग्रेस कर सके टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 दैट इज द एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, इस इनिशिएटिव का यही था कि हम क्या कर सके, आपको पता है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और 4th गोल क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, तो हम एजुकेशन को क्या कर सके, एक्सेलरेट कर सके। अब देखो जो कोविड आया, कोविड की वजह से जो मतलब कि एजुकेशन में ब्रेक हुआ, तो उसको किस तरह से हम रिकवर कर सकते हैं, एडवांस करते हैं बाय ड्राइविंग रैपिड चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इन 9 कंट्री से एक तरह से मीटिंग करिए, इन मित्र से मीटिंग करिए। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट है अनामाया। अनामाया क्या, ये ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है जो मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया, साथ में विद यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल हेल्थ। इसको सपोर्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, पिरामिड फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। देखो इसका एम क्या है, इसका एम यही है, अनामाया क्या करेगा, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एफर्ट्स को कवर करेगा, सो दैट ट्राइबल कम्युनिटीज में हम हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस को और ज्यादा बढ़ा सकें। नेक्स्ट है साइबर युआन। ये डिजिटल करेंसी है जो क्रिएट की गई है चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा और चाइना के सेंट्रल बैंक के द्वारा इसे कंट्रोल की जा रही है, दैट इज द पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया। देखो डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ठीक है, डिजिटल युआन इसको इसलिए डिजाइन किया गया सो दैट जो भी कैश सर्कुलेशन में उसको रिप्लेस किया जाए, जैसे कॉइन्स या बैंक नोट, या फिर मतलब लोग सिर्फ जो मनी डिपॉजिटेड है उस पर डिपेंडेंट ना रहे। जो साइबर यूनान है वो हाई चाइना को हेल्प करेगा कि वो रियल टाइम मैनर में स्पेंडिंग को ट्रैक कर सके, प्लस मनी विच इज नॉट लिंक टू अ डॉलर डिनोमिनेटेड सिस्टम, इन सबको चेक कर सके। ठीक है, मोर देन 60 कंट्रीज हैं जो अभी क्या कर रही है, तो डिजिटल करेंसी को स्टडी कर रहे हैं, ये डिजिटल करेंसी डेवलप करने का सोच रही है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ग्रुप CBDC ट्रैकर। फाइन, लास्ट में था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आपको पता ही होगा इस योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर हम लोन प्रोवाइड करते हैं 10 लाख तक के, किन किन को, नॉन कॉर्पोरेट्स को, नॉन फार्म MSMEs को। ठीक है, इसके अंदर क्या अभी 4.20 करोड़ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन्स को ऑलरेडी सेंक्शन कर दिया किसमें, 2020-21 में, जिसका आउटले अबाउट 2.66 लाख करोड़ है। ठीक है, मुद्रा लोन्स 3 कैटेगरीज में आपको दिए जाते हैं, शिशु किशोर तरुण, मतलब कि जो बहुत ज्यादा स्मॉल इंडस्ट्रीज है, फिर कुछ माइक्रो है, फिर कुछ मीडियम है। ठीक है, तो स्मॉल में मतलब कि जो सबसे छोटी, सॉरी माइक्रो होगी, माइक्रो स्मॉल मीडियम। ठीक है, माइक्रो को लोन दिया जाता है 50,000 तक का, किशोर को लोन दिया जाता है 50,000 तक के 5 लाख तक का, और जो तरुण होती है उनको लोन दिया जाता है 5 लाख तक से 10 लाख तक। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारी डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन कवर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।